नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चर्चा 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करेगी। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि चुनावी साल है, इसलिए ये बजट पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट 2024 पेश होगा। इस बजट में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ यानी ट्राई सिटी के लोग क्या उम्मीद करते हैं और ये बजट जो आखिरी बजट है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, इससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। अलग अलग वर्ग जो हैं उनसे उनकी राय जानेंगे कि वो इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। इस वक्त हम एक पार्क में पहुंचे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि आज वो इनमें जब बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर बात करते हैं कि इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से। देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। ये पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट है, चूंकि 2 महीने बाद चुनाव है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, बजट पहले भी आए हैं तो आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे काम हुए हैं और उम्मीद से ज़्यादा ही हुए हैं। लेकिन इस बार हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जैसे आयुष्मान योजना का जिक्र आता है तो उसको जो उसके पैरामीटर हैं उसको बाउंडेशन खोल देनी चाहिए और सभी को कर देना चाहिए। कम से कम 10 लाख से नीचे जो लोग कमाते हैं सभी फैमिलियों को वो आयुष्मान का कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बिना बुलाई जो परेशानी होती है, बीमारी जो होती है, तो इसका कभी भी कैसे ही आना हो जाता है। तो आम आदमी चाहे वो 10 लाख कमाने वाला भी हो, वो भी परेशान हो सकता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि आय सीमा जो है वो इसके ऊपर मैक्सिमम होनी चाहिए, 10 लाख तक भी कम से कम होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को जो इलाज है वो मिल सके। जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो ये आज तक इस देश की में कभी नहीं हुआ। वैसे तो अभी तक जो 5 लाख का दिया गया है ये भी अपने आप में ऐसा मील का पत्थर है जिसे अभी तक अचीव नहीं किया गया था कभी भी। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो जो कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी कारण आरटीआई में, आईटीआर में वो अपनी इनकम ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन असल में होता नहीं है ऐसा। तो कोई बाउंडेशंस होती हैं, तो ऐसे लोग भी उसमें मध्यम वर्गीय फैमिलीज लगभग कवर हो जाएंगी। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा होगा। तो तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा हो देश का 2024 का, जो इस कार्यकाल का आखिरी बजट, एक तरीके से अंतरिम बजट है? मैं भाई साहब यही चाहूँगा, चूँकि मैं खुद भी एक आईटी फील्ड से हूँ, कि भारत डिजिटल हो रहा है, एआई का ज़माना है, तो जो भी लैपटॉप या जो भी गैजेट्स हैं इस टाइप के, उसमें टैक्स कंसेशन दिए जाए। इस बजट में मेरा सरकार से यही आग्रह भी है, यही निवेदन भी है। युवाओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। मैम, आप क्या मानते हैं कि देश का बजट कैसा होना चाहिए? अभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो बजट पेश करेंगी 1 तारीख को। एक महिला के नाते महिलाओं को क्या उम्मीद है बजट से? महिलाओं को यही उम्मीद है कि जिस प्रकार पहले भी सभी को साथ लेके चला गया है, इस बार भी महिलाओं के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ और अधिक हों। और इसके साथ ही मध्यम वर्ग का जो हम हमेशा भूल जाते हैं, हम छोटे लोगों को भी सुविधाएं दे देते हैं और उच्च वर्ग को इनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा वंचित रह जाता है। उनके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ हो, यही हम सुझाव देना चाहेंगे। जी मैम, आप क्या चाहते हैं कि एक महिला के नाते, एक गृहिणी के नाते, घर का बजट आप लोगों को ही मैनेज करना होता है कि किचन में क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे करना है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं निर्मला सीतारमण, तो आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, हमारा तो बेसिक यही होता है, हर गृहिणी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से उनको हर चीज़ की खरीदारी करनी पड़ती है, तो बजट में हर चीज़ को, चाहे फूड को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, हर चीज़ में एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। कभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, मिडिल क्लास के लिए बजट में बहुत कम सुविधाएं रहती हैं, तो उनको ज़रूर ऐड करना चाहिए। थैंक यू। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर फोकस होना चाहिए, निम्न जो वर्ग है उस पर सरकार फोकस करती है, या फिर उच्च स्तर पर जो है वहाँ पर भी फोकस रहता है, लेकिन मिडिल वर्ग के लिए ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का बजट होना चाहिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट में किसानों के लिए होना चाहिए ये, बिल्कुल किसानों के, जैसे किसान सम्मान निधि मिलती है 6,000 रुपये, इसको जब फसल के 6 छमाही के बाद इसको 10-10 हज़ार रुपये पूरे किसानों को मिलना चाहिए जी। और
जैसे कर्जा है किसानों के ऊपर, उस कर्जे में भी रियायत होनी चाहिए। जैसे ब्याज माफ कर रही है गवर्नमेंट, तो छोटे किसानों के लिए तो बहुत दिक्कत है पैसे भरने में, तो उनको माफ किया जाना चाहिए जरूर। ये हमारी तरफ से है। आप क्या कहेंगे, सरकार जो है वो चुनाव में जाने वाली है, 2 महीने बाद चुनाव है देश में लोकसभा का, और उससे पहले जो है वो ये अंतरिम बजट है 2024 का। तो इस अंतरिम बजट से देश की वित्त मंत्री से, केंद्र की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, पूर्व में भी जो इस मोदी सरकार ने जनता के लिए जो सुविधाएं दी है, खूब दी हैं, अनेक तरह के अच्छे बजट आए हैं। लेकिन जैसे अभी मेरे से पूर्व भी मेरे भाई ने कहा कि किसानों को लेकर के जो सम्मान निधि है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब किसान फसल बीजता है उसको उस समय कैश की जरूरत होती है, और उसके सहारे वो बीज का, पानी का या किसी दवाई का वो कर सकता है। दूसरा, जो इक्विपमेंट है, चाहे ट्रैक्टर है, टिलर है, जो भी इक्विपमेंट किसान यूज करता है, उनके ऊपर एक अच्छी डिस्काउंट के उपरांत उनको मिलने चाहिए, ताकि वो जो उनकी पैदावार है उसको बढ़ा सके। कई बार क्या है कि किसान के पास अच्छा ट्रैक्टर नहीं होता, अच्छा इक्विपमेंट नहीं होता, उसके कारण उसकी जो फसल है वो और बढ़ सकती है, लेकिन वो उनकी कमी के कारण बढ़ा नहीं पा रहा। तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से, चाहे आज भी दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है, इधर पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर नीचे 50% तक कई इक्विपमेंट पे डिस्काउंट है। लेकिन मैं मोदी जी से ये निवेदन करूँगा कि आगामी बजट में निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करें, किसान, जो छोटा किसान है, उसको ध्यान में रख करके, कल वो ट्रैक्टर लेता है या कोई भी औजार लेता है, उस पर एक बड़ी अच्छी छूट उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो पैदावार को बढ़ा पाए। किसान के साथ साथ आपको लगता है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कुछ और बदलाव होने चाहिए? देखिए, पिछले चुनाव मेरे को जहाँ तक जानकारी है, पिछले बजट में उन्होंने की थी, लेकिन हम फिर निवेदन करेंगे देश की वित्त मंत्री से कि इस स्लैब को बढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। जो पुरानी हो जाती है गाड़ी, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से हाल ही में जो चर्चा हो रही है कि पेट्रोल की गाड़ियां या फिर डीजली गाड़ियों में जो अंतर, और उसके बाद उस मुद्दे पर ये चाहते हैं कि सरकारों को ऐसी नीति बनानी चाहिए। आप एक यूथ के नाते क्या चाहते हैं, बजट में किस पे फोकस होना चाहिए, किस तरीके का बजट होना चाहिए? माननीय मोदी जी ने पहले भी बहुत अच्छे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। मैं अब भी ये मोदी जी से मेरी अपील है कि युवाओं को व्यापार में जल्दी कैसे सक्सेस मिले, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाएं, और युवाओं को कम उस दर पे ब्याज मिल के, लोन मिल के, और व्यवसाय वो अपना कर सके। तो ये कह रहे हैं कि युवाओं को जो वो कम रेट पर, जो वो इंटरेस्ट पर, जो वो एक तरीके से उनको लोन मिलना चाहिए, ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट हो देश? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया हमारे इसमें, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से किसानों को किसान निधि दिया जा रहा है, मैं थोड़ा मजदूरों के विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे नज़दीक औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, तो मेरा ये कहना है कि मिनिमम वेज जो मज़दूरों का है, आज हमारा मज़दूर है वो काफ़ी पीछे चल रहा है, जबकि मज़दूर का बहुत बड़ा हाथ होता है इस देश को बनाने में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिनिमम वेज है मज़दूरों का, उसको बढ़ाया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है, मज़दूर है, वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। तो मेरा यही कहना है कि जो मिनिमम वेज है उसको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तक का मिनिमम वेज किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी अपने घर का। ये कह रहे हैं कि सभी जो वर्ग है उनको ध्यान में रखकर बजट सरकार पेश करेगी, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ जो है महिला भी है। आपसे एक महिला के नाते जानना चाहूँगा कि घर का बजट हो या फिर एक पूरे परिवार का एक बजट एक महिला पर डिपेंड होता है, और आप क्या उम्मीद करते हैं, और खासतौर पर देश की जो वित्त मंत्री वो महिला है निर्मला सीतारमण, तो उनसे क्या उम्मीद है एक महिला होने के नाते? देखिए, हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि जो महिला सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए। ऑलरेडी गवर्नमेंट दे भी रही है, लेकिन इस पे और ज़्यादा होना चाहिए, और बच्चों का जो है सुरक्षा और ज्ञान और उनके मनोविज्ञान पे ज़रूर जो है कुछ ऐसा हो कि जिससे उनकी सोच में, उनकी परवरिश में जो है फ़र्क आए। और चूँकि मैं एक महिला हूँ, तो जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो एक गृहिणी जिनके ऊपर अपना पूरी दिनचर्या का बहुत समय बिताती है, वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंट्रोल में थोड़ी सी आनी चाहिए। और किसानों के हित में और मध्यम वर्गीय के हित में हमेशा ही वैसे इस सरकार के रहे हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा और युवाओं के लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ और जो है उनके इकोनॉमिकल डिपेंडेंस के लिए कुछ और मजबूत कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे यूथ हुए, बच्चे हुए, महिलाएं हुई, इनको फ़ायदा हो। मैं इस वक्त एक सब्जी मंडी में पहुंचा हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं या फिर सब्जी बेच रहे हैं, यानी विक्रेता और खरीदार दोनों यहाँ पर है। ये बजट से क्या उम्मीद करते हैं, देश का बजट कैसा होना चाहिए, इन्हें क्या उम्मीदें हैं केंद्र की सरकार से, अब तक जो नहीं हुआ
वो क्या ऐसा है जो ये उम्मीद करते हैं। मैं बात करूंगा भाई साहब, 2024 का चुनाव है, उससे पहले बजट पेश होना है सरकार का। आप क्या उम्मीद करते हैं? आप इस वक्त सब्जी मंडी में बैठे हैं, आप सब्जियां बेच रहे हैं, ग्राहक मार्केट में है नहीं है, आपको उम्मीदें क्या है? ग्राहक तो है नहीं सर, मगर काम वही चल रहा है कि रोजी रोटी चल रही है। आने वाले समय में जब आगे भविष्य आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये जो बजट सरकार लेकर आएगी, बजट में सरकार कोशिश करती है कि गरीब आदमी का फायदा हो, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? एक दुकानदार होने के नाते आपको क्या चाहिए? फायदा तो मैं सबको चाहता हूँ कि मतलब आगे काम बढ़े तो फिर फायदा हो, पीछे से हम मार्केट से माल ला सकते हैं, उस हिसाब से बिके। विक्रेता हो नहीं रहे, माल कहाँ से उठाएंगे हम लोग? तो ये उम्मीद करते हैं कि परिवार की सुरक्षा की बात करें, आपका परिवार है, आप एक मजदूर है, एक तरह से आप अपनी मजदूरी कर रहे हैं, आप अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, आपके परिवार के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को क्या उम्मीद है? आप बस काम धंधा चलना चाहिए, मतलब आगे कि हम अपने परिवार को देख सकते हैं कि आगे उनको कुछ कर ना सकते हैं। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? आप सब्जियां खरीद रहे हैं, भारत की सरकार का अंतरिम बजट 2 दिन बाद पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? महंगाई तो कम होनी चाहिए जी, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। महंगाई में आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसा करे कि महंगाई कम हो जाए? क्या करना चाहिए? भाई थोड़े बहुत गैस के दाम कम हो और खाने पीने की चीजें, सारी चीजें थोड़ा सा रेट ठीक होना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले। और ये जो टैक्स स्लैब बने हुए हैं, इनमें भी कोई बदलाव होना चाहिए, आप उम्मीद करते हैं? नहीं, इनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है इतना। लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। रेल व्यवस्था को लेकर लोग क्या मानते हैं, किस तरीके से रेल व्यवस्था अब देश में चल रही है, इसको लेकर हम चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रेल व्यवस्था को लेकर क्या और बेहतर हो सकता है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है? वंदे भारत जैसी कई ट्रेन नई शुरू हुई है, कई चीजें जो है वो नई हुई है, लेकिन और क्या होना चाहिए? जैसे डिजिटल जनरेशन है तो रेल पटरी में भी ऐसा कुछ डिजिटल दिखाना चाहिए जिससे उनको लाइन दिखे, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है वो नहीं दिखता, इस कारण ट्रेन लेट होती है। बाकी तो स्क्रीन पे डिजिटल मैटर आते रहते हैं तो उनको सिग्नल मिल जाता है, लेकिन लाइन की वजह से डिजिटल नहीं मिल पाता। तो लाइनों में कुछ, रेल पटरियों में कुछ डिजिटल ऐसा होना चाहिए, सिग्नल ऐसा कि जिससे उनको दूर से दिख जाए, फॉग में भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रेन व्यवस्था चल रही है, बेहतर है, लेकिन जो ट्रेन देरी से चलती है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 12-12 घंटे या इससे भी ज़्यादा देरी से ट्रेनें चलती हैं, उसके पीछे कारण बता दिया जाता है कि फॉग है। तो आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बने, बजट के अंदर ऐसे कोई प्रावधान किए जाएं जिससे मतलब ट्रेन की जो ये देरी है, अनावश्यक देरी है, वो ना हो? तो वही रेल पटरियों में भी कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे उनको ड्राइवर को, रेल इंजन के ड्राइवर को दिख जाना चाहिए फॉग में भी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होना है और हम हर वर्ग के पास जा रहे हैं। इस वक्त हम पंचकुला में एक लेबर चौक है, वहां पर तमाम लोग एकजुट होते हैं। यहाँ पर चाय का ठेला भी है और तमाम लोग चाय की चुस्की यहाँ पर लेते हुए आप देख रहे हैं। और इन लोगों को बजट से क्या उम्मीद है, चाय की चुस्की लेते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। तो ये बजट कैसा होना चाहिए, 2024 का अंतरिम बजट, उनसे ये क्या उम्मीद करते हैं? हर वर्ग के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, बजट कैसा होना चाहिए देश का? बढ़िया होना चाहिए जी, ज्यादा होना चाहिए जी। किस तरीके की उम्मीद है बजट में, क्या बढ़िया होना चाहिए, मतलब क्या मिलना चाहिए आप लोगों को? खाने के लिए मिलना चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए जी। जी। पेट की रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए और पैसे भी रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। मजदूरी है नहीं, क्या करें? तो ये मजदूरी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरी के लिए ऑप्शन मिले, कि काम धंधा मिले? हाँ जी, हाँ, काम मिलेगा तभी तो पेट भरेगा, मिलेगा नहीं तो कैसे पेट भरेगा? आप बताइए, क्या बजट जो आएगा, अभी देश की जो वित्त मंत्री है वो 2 दिन बाद बजट पेश करने जा रही है, कैसा होना चाहिए देश का बजट? बजट अच्छा नहीं रहेगा अगर, तो कैसे, काम धंधा नहीं रहेगा तो आदमी कमाई नहीं होगी तो कहाँ से खर्चा पूरा चलेगा जी। जब खाना के नहीं हटेगा तो आदमी क्या करेगा जी। तो ये स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, यानी जो बच्चों के लिए इलाज है और है, ये सब चीजें मिल रही है आपको हरियाणा में? ये कहीं नहीं, खाली कार्ड बना दिए हैं कि मिलेगा मिलेगा, हॉस्पिटल में जाओ तो कोई सुनता ही नहीं है जी। ये तो खाली कहने का है कि 5 लाख का है, 5 लाख के जब 10 रुपए एक दफा 5 लाख में मिलेगी तो उसमें छूट कह देंगे, छूट है, क्या छूट है? कोई छूट नहीं है जी, सब खाली दिखावटी है और कुछ नहीं है जी। तो ये अभी चुनाव है 2024 का, उससे पहले 2 दिन बाद देश का बजट आएगा, ये बजट कैसा होना चाहिए, मतलब आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बजट से? सर, गरीबों पर ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी देख रहे हैं ना, हर आदमी यहाँ इस टाइम बेरोजगार है जी।
एक एक महीने 1.5 महीने से बेला बैठे हैं, काम धंधा है नहीं, रोटी पानी कैसे चलेगा, दवाई कपड़ा घरेलू खर्चा कैसे चलेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होगा। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में अंतरिम बजट जो है वो इस बार आने वाला है। इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें करते हैं लोग, इसको लेकर हम अलग अलग वर्ग के लोगों के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है। वो जो उम्मीद करते हैं बजट से, वो तमाम चीज़ें निकल कर आई है। और अभी इस वक्त मैं पहुंचा हूं कुछ प्रोफेशनल लोगों के पास जो बजट की बारीकियों को लेकर किस तरीके से क्या देखते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अंतरिम बजट है, क्योंकि चुनावी साल है और पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इस अंतरिम बजट में किस तरीके की राहत की उम्मीद आप लोग करते हैं, कैसा ये बजट होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम सीए पंकज गुप्ता पंचकुला से बोल रहा हूँ। देखिए, ये मोदी सरकार का अंतिम इंटरिम बजट है। वैसे तो इंटरिम बजट का मतलब ये होता है कि भी आप एक खर्चे का और जो उसके लिए आपको पैसा चाहिए उसका हिसाब आप रखते हैं अपने 2-3 महीनों के लिए, जब तक कि आप पूर्ण बजट ना दे दें। परंतु फिर भी गवर्नमेंट अपनी पिछले कुछ समय में कुछ परिपाटी बदली है। गवर्नमेंट अपने अंतिम बजट में जो ये बजट आता है उसमें अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी बताती है और कुछ जो आगे गवर्नमेंट का विजन है डेवलपमेंट का, वो खाका भी खींचने की कोशिश करती है। तो अभी अंतरिम बजट है, फिर भी आम आदमी की अपेक्षा है कि गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स है, वैसे तो पिछले सालों में काफ़ी रिलीफ दिया गया है, परंतु जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की इच्छा भी रहेगी और अपेक्षा भी है कि गवर्नमेंट जो टैक्स स्लैब है उसमें एक बार फिर इंक्रीज करे। आपकी जो एटीसी का अभी तक 1.5 लाख की छूट है उसको बढ़ा के 2.5 या 3 लाख करे है। जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिलती है उसको भी बढ़ाए। और जो आम आदमी, क्योंकि देखिए इस समय जो देश के अंदर हाउसिंग कॉस्ट है आसमान को छू रही है, तो उसके लिए आम आदमी को जो लोन लेना पड़ता है तो उसकी लोन की जो सीलिंग है उसको भी बढ़ाए। जो रिलीफ देते हैं उसको हाउसिंग लोन की सीलिंग को भी बढ़ाए। तो आम आदमी की तो एक वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ के यही वो है कि भी आप उन्हें रिलीफ दें, क्योंकि क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी रिलीफ दिए हैं। उनको क्या नाम है, जो टैक्स रेट है, जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उन पे इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स रेट भी कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स 15% भी किया है। पहले तो वो गवर्नमेंट से ये उम्मीद रहेगी कि उस जो 2024 में ख़त्म हो रही है उसको बढ़ाए, टाइम लिमिट को बढ़ाए ताकि प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। इसके अलावा पिछले कुछ समय से जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसको कुछ खास रिलीफ नहीं दिया गया है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब भी पीछे कुछ 1-2 बार जिक्र कर चुके हैं और इशारों बता चुके हैं कि भी अभी जो रिलीफ है वो आम आदमी को, जो मध्यम वर्गीय वर्ग है उसको देना है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इस बजट के अंदर जो पेट्रोल का और डीजल का रेट है, जो कि पिछले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले काफ़ी समय से स्टेबल है, तो आम आदमी को भी उसका रिलीफ को पास ऑन कर सकती है। और एज ए प्रोफेशनल मेरे को लगता है कि जो जीएसटी के अंदर जो विसंगतियां है, आज की डेट में भी जीएसटी फाइलिंग में काफ़ी पेनल्टीज लग रही है, कोई लेट फाइलिंग फीस है, पेनल्टीज है, और अगर कोई गलती रह जाती है तो उसमें इंटरेस्ट इतना बन जाता है कि जो आपका टैक्स से भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आए, क्योंकि क्या है कि नया रजीम है, अभी भी उसको लोगों को समझने में टाइम लग रहा है। जो 17, 18, 18, 19 में जो गलतियाँ रह गई है उसके बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहे हैं। तो वित्त मंत्री जी इसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ उसमें रिलीफ देगी, मेरा ऐसा मानना है। इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस गवर्नमेंट का जोर है ही है। अगर वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज है, और इस तरह से शहरीकरण को उसको बढ़ावा देगी तो अपनी इकोनॉमी, जो कि अभी 5वें नंबर पे, या गवर्नमेंट का मकसद भी इसको 3रे स्थान पर लाया जाए, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट का तो वो रहेगा ही रहेगा। तो ये बता रहे हैं तमाम जो ये बारीकियां देखते हैं टेक्निकली, वो उनका जिक्र करें। आपसे जानना चाहेंगे, एक यूथ के नाते आप क्या समझते हैं, किस तरीके के बजट में प्रावधान हो ताकि एक यूथ जो है वो और मजबूत हो, उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जो रिलीफ मिलना चाहिए, किस तरीके से इंटरेस्ट पे उसको रिलीफ मिलना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने यूथ की बात की है तो मैं एक स्टूडेंट होने के पर्सपेक्टिव से मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगा। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने नो डाउट काफ़ी इंस्टीट्यूट सेटअप किया है। आज हमारे भारत में रफली
20 से 25 20 से 25 पर्टिकुलर IITs, 20 से 25 एम्स, 20 से 25 IIMs हैं। तो गवर्नमेंट ने डेडिकेटेडली नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स और सीट्स बढ़ाने के लिए काम किया है। बट अब गवर्नमेंट को एक होलसम तरीके से एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर करने के लिए वर्क करना चाहिए। इसमें एक चीज़ तो अगर आप देखिए आज की डेट में लोन की हम स्लैब देखें तो व्हीकल लोन आज 7 से 7.5% पर उपलब्ध है। बैंक 7 से 7.5% में व्हीकल लोन देते हैं। दूसरा हाउसिंग लोन की अगर आप बात करें तो उसकी स्लैब कहीं 8 से 8.5% के बीच में है। बट हाउसिंग लोन आज अगर एजुकेशन लोन अगर आज कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो वो 10% से कम नहीं है, वो 10 से 10.5% तक है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उस पर वर्क करते हुए उसे रीजनेबल स्लैब में लाना चाहिए, उसे 4 से 4.5% के इंटरेस्ट रेट पर लाना चाहिए ताकि बच्चे इजीली इस फैसिलिटी को अवेल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, जब पोस्ट कोविड बूम आया था तो जो रिक्रूटर्स थे, बड़ी बड़ी कंपनीज ने ओवर एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ओवर रिक्रूटमेंट करी है, बिकॉज काफ़ी बूम था तो उसमें ओवर रिक्रूटमेंट कंपनीज ने करी है, जिसका फेलियर आज प्रेजेंट बैच, लास्ट ईयर का बैच और आगे आने वाला बैच फेस कर रहा है। क्योंकि रिक्रूटर्स एक स्टेशनरी लेवल पर चल रहे हैं, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स अब इंस्टीट्यूट से हर लेवल के इंस्टीट्यूट से नहीं उठा रहे। तो गवर्नमेंट को इसमें किसी ना किसी तरह बी इट इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट जॉब्स या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके मोर जॉब्स बना के इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि ये बैच, आने वाला बैच और लास्ट बैच इसका सफर ना बने। ठीक है। और बाकी हम बात करेंगे कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और उसकी, तो आज देखिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफ़ी जोर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार है। बट रिजेंटमेंट या फिर हिचकिचाहट कंज्यूमर्स की तरफ से है। उन्हें लगता है कि आज वो कहीं लॉन्ग रूट पे जाएं तो पता नहीं उसके लिए रिक्वायर्ड एम्यूनिटीज़ उन्हें अवेलेबल है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड चार्जिंग सेंटर्स, रिक्वायर्ड सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट के मन में, कंज्यूमर्स के मन में ये डर है, इस कारण ये अभी भी सेक्टर बूम नहीं पकड़ पाए। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने अपने लास्ट बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया था, जिसके कारण आज देखिए कल हमारे पास इमैनुअल मैक्रोन जी जब इंडिया आए एज ए चीफ गेस्ट फॉर द 26 जनवरी, तब उन्होंने UPI से पेमेंट करी। तो इवन तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नमेंट ने बूस्ट किया है, लास्ट बजट में उस पर सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है इन्वेस्ट करिए, बट जो आज की रिक्वायरमेंट है दैट इज टू फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, टू फोकस ऑन साइबर क्राइम्स। जो आज डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उन पे फोकस करते हुए आज डिजिटल प्रोटेक्शन बिल हमारे पास है, तो इसमें तरक्की करते हुए गवर्नमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है इसको, ताकि आज की डेट में बच्चे चाहे ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है गेम्स के माध्यम से उसका शिकार न बने। आज की डेट में जो व्हाट्सएप स्कैम या कोई भी स्कैम कहिए आप, ऐसे स्कैम का किसी का माध्यम न बन सके। तो ये मेरे विचार है, गवर्नमेंट को इन पर फोकस करना चाहिए और इस बजट में अपनाने चाहिए। तो ये जो वो पूरी एक तरीके से टेक्निकली तौर पर जो देश की बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए उससे जुड़ी हुई बात हो रही थी। ये साफ तौर पर कहना था कि जो बजट है उस बजट में टैक्स स्लैब के साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं, खासतौर पर जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और अंतरिम बजट जो है वो उसमें इस पहलू पर भी काम होना चाहिए। इस तरह की उम्मीद जो है वो युवा कर रहा है।